हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इकोनॉमिक्स। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अर्थशास्त्र के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। मैंने लगभग आप लोगों के लिए 400 साढ़े 400 क्वेश्चन तैयार किए हैं और 50-50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक जो एक देश की बैंकिंग प्रणाली के बारे में सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आज़ादी से पहले ही 1935 में हो गई थी। भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? किसी भी देश में जो नोट जारी करने का कार्य है वो उस देश का केंद्रीय बैंक करता है, और भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में 1 रुपये का नोट RBI जारी नहीं करती। 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है? अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारे बड़े बैंकों का आपस में विलय हुआ है। उस विलय के बाद जो लेटेस्ट सिनारियो है उसमें भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 1 दर्जन 12 है। भारत में नोटबंदी कब हुई? भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। किस बैंक में लोगों के खाते नहीं होते? लोगों के खाते व्यापारिक बैंक में होते हैं। केंद्रीय बैंक में व्यापारिक बैंकों के खाते होते हैं। केंद्रीय बैंक में किसी भी व्यक्ति का कोई निजी खाता नहीं होता। भारत में कृषि का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि का सर्वोच्च बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। कृषि का सर्वोच्च बैंक नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में हुई। पिछले 40 वर्षों में राष्ट्रीय आय में योगदान सर्वाधिक किस क्षेत्र का बढ़ा? पिछले 40 वर्षों में भारत में संचार के साधनों का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, शिक्षा में काफ़ी जो है सुधार हुआ है, और तृतीय क्षेत्र जो है इसका जो योगदान है लगातार बढ़ता जा रहा है। निम्न में से कौन साख का औपचारिक स्रोत है? साहूकार, सहकारी समितियां, बैंक, या ये दोनों? सहकारी समिति और बैंक। ऑप्शन डी सही है। भारतीय रुपया प्रमाणिक सिक्का है, सांकेतिक है, या दोनों है? भारतीय रुपया प्रमाणिक भी है और सांकेतिक भी है। जनसंख्या की दृष्टि से महाविभाजन का वर्ष किसे माना जाता है? 1981 का वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है
जिसके बाद भारत की जनसंख्या लगभग लगातार बढ़ती चली गई है। इसलिए 1921 के वर्ष को जनसंख्या की दृष्टि से महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो पूरा नाम था, यह पुस्तक आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? अभी हमने किया था, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। भारत में वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से आरंभ होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? भारत में केंद्रीय बजट पेश करने का कार्य भारत का वित्त मंत्री करता है। विनिवेश से क्या अभिप्राय है? ये शब्द बार बार आता है। जो सरकारी सेक्टर है उसको जो है प्राइवेट हाथों को दे दिया जाता है। ये विनिवेश की प्रक्रिया है। वर्तमान में जो निवेश है उसको कम करना ही विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। राजकोषीय घाटा क्या है? बजट व्यय में से उधार को छोड़ करके बजट की प्राप्तियां यदि घटा दिया जाए तो वो राजकोषीय घाटा होता है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अर्थात निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, सीमा शुल्क और मनोरंजन कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि आय कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। आय कर प्रत्यक्ष कर है, जिसके ऊपर लगता है उसे स्वयं सरकार को जमा कराना पड़ता है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा गुणा ब्याज भुगतान, जमा ब्याज भुगतान नहीं। राजकोषीय घाटे में से यदि ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो वो प्राथमिक घाटा होता है। घाटे का बजट कौन सा है? इसमें हमने 2 चीज़ों की तुलना देखनी है, सरकार की अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय। सरकार का अनुमानित व्यय जहां अधिक है, सरकार की अनुमानित आय कम है, वह घाटे का बजट होता है। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से कम होता है या अधिक होता है। बजट व्यय अधिक होता है, बजट की प्राप्तियां कम होती है, वही जो बजट होता है, बजट घाटा वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निगम कर, संपत्ति कर, आय कर। ये सारे कर जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं उसी को सरकार को जमा कराना पड़ता है। सेवा कर एक ऐसा कर है जो व्यक्ति इसको अदा करता है वो किसी और से वसूल करता है। तो सेवा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। एक निश्चित अवधि के लिए एक देश का शेष विश्व के साथ सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो समुचित रिकॉर्ड होता है उसको हम भुगतान शेष कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या शामिल होते हैं? 3 चीज़ें शामिल होती हैं, दृश्य मदे, विजिबल आइटम्स, अदृश्य मदे, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर, पूंजी अंतरण। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। व्यापार शेष में क्या शामिल होता है? व्यापार शेष में दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजी अंतरण। व्यापार शेष में केवल विजिबल आइटम्स शामिल होती हैं, इसमें अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण शामिल नहीं होता। तो व्यापार शेष में केवल दृश्य मदे शामिल होती हैं।
व्यापार शेष से अभिप्राय है वस्तुओं के निर्यात और आयात में अंतर। बिल्कुल सही है। सेवाओं के निर्यात और आयात का अंतर इसमें शामिल नहीं होता, ना ही पूंजी के निर्यात और आयात का अंतर इसमें शामिल होता है। भुगतान शेष के असंतुलन से अभिप्राय बचत वाला भुगतान शेष या घाटे वाला भुगतान शेष, ये दोनों ही होते हैं भुगतान शेष के असंतुलन में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नरेगा स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम पूरे भारत में कब शुरू हुई थी? तो नरेगा स्कीम जो है पूरे भारत में शुरू हुई थी, पूरे भारत में पूछा इन्होंने 1 अप्रैल 2008 में, जब ये पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई थी। पहले फेज में केवल 200 जिलों में शुरू की गई थी, फिर उसके बाद 150 जिलों में शुरू की गई थी, फिर 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। नरेगा के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया? 2009 से जोड़ा गया। मनरेगा स्कीम में पूर्व में चल रही किन 2 योजनाओं को जोड़ दिया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और दूसरी योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इन दोनों स्कीमों को नरेगा स्कीम के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। मनरेगा स्कीम पात्र ग्रामीण परिवार को वर्ष में कितने दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान करती है? मनरेगा स्कीम पात्र ग्रामीण परिवार को एक साल में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। मनरेगा एक्ट में महिलाओं के लिए न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित है 33%, कम से कम 1/3 जो है रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। भुगतान संतुलन सदैव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक्ट सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब प्रस्तावित किया गया था? नरेगा एक्ट सबसे पहले नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 1991 में प्रस्तावित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नरेगा की शुरुआत हरियाणा में किन जिलों से हुई थी? नरेगा की शुरुआत हरियाणा के 2 जिलों से हुई थी, महेंद्रगढ़ और सिरसा। एक अप्रैल 2007 से हरियाणा के किन जिलों में नरेगा का विस्तार किया गया? 1 अप्रैल 2007 से फिर जो है इसमें अंबाला और मेवात 2 जिले और जोड़ दिए गए थे। पहले महेंद्रगढ़ और सिरसा लिए गए थे, दूसरे चरण में अंबाला और मेवात को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। नरेगा स्कीम के दूसरे चरण में भारत के कितने जिले चुने गए? नरेगा स्कीम के पहले चरण में 200 जिले चुने गए थे और दूसरे चरण में 150 जिले चुने गए थे। भारतीय योजना का जनक किसे माना जाता है? भारतीय योजना का जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। एम विश्वेश्वरैया इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। क्या योजना आयोग का जिक्र संविधान में है? नहीं, योजना आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है, ये है संविधान से अलग गठित किया गया। थैंक यू। आज की वीडियो इतनी ही है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो जो है भेजता रहूँगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपके साथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं
उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।